हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा MMPC 004 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का जो हमारा पहले चैप्टर है उसका आज हम लोग पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है जो आप प्रॉपर वर्ड टू वर्ड आपको एग्जाम में लिखनी है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि अकाउंटिंग को क्यों यूज किया जाता है। ठीक, साथ ही साथ हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, कि अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं और वो कहाँ पे जाके खत्म होती है अकाउंटिंग। ठीक है, खैर वो कभी खत्म नहीं होती, वो सर्कुलर पीरियड रहता है कि जब वो खत्म होता है फिर अगला साल स्टार्ट होता है, दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाती है अकाउंटिंग। और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग MMPC 004 को। स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन क्या रहता है? अकाउंटिंग इज अ मीन्स बाय विच नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंटरप्राइज इज कम्युनिकेटेड एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, अकाउंटिंग एक तरह से लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है, जिसमें हम लोग जो नेसेसरी मतलब इंपॉर्टेंट जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं बिजनेस के बारे में, वो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। इसको कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं। अगर मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में कभी भी स्टेक होल्डर्स बोलूं, कॉमर्स वाले बच्चे जानते होंगे स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स बेसिकली होते हैं कि जो भी बिजनेस से किसी या किसी तरह से रिलेटेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से किसी न किसी तरह से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि उसके बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। एम्प्लॉइज सबसे इंपॉर्टेंट, वो रिलेटेड रहते हैं, उनको सैलरी मिलती है, वहाँ से जॉब करते हैं वहाँ पे। उसके साथ जो भी वेंडर्स होते हैं जिनसे हम लोग अपनी चीज़ें परचेज करते हैं, अपना रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, इनपुट परचेज करते हैं। कस्टमर जिनको हम लोग अपना फिनिश गुड सेल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कौन रहता है अपने स्टेक होल्डर्स में, कौन कौन आता है? शेयर होल्डर्स। कुछ लोग शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में कंफ्यूज हो जाते हैं। शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, कंपनी के शेयर खरीदते हैं। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो सब इंडिविजुअल्स होते हैं जो कंपनी से किसी ना किसी तरह से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसमें शेयर होल्डर एक पार्ट होता है। कुछ लोग शेयर होल्डर स्टेक होल्डर को एक समझते हैं। इवन गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर होती है क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स लेना होता है बिजनेस से। ठीक है, तो हम लोग बिजनेस एंटरप्राइज के जो भी रिजर्व फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं बिजनेस की, नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि हमारी बैलेंस शीट रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, वो हमें किसको कम्युनिकेट करना होता है? स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, many users need financial information in order to make important decisions। ठीक है, मैनी यूजर्स मतलब स्टेक होल्डर्स को यहाँ बोलना चाह रहे हैं। और इवन जो बिजनेस का जो टॉप लेवल होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि उनको पता लग सके कि हमने पूरे साल में कितनी सेल्स की है। या उनको आजकल तो पूरे साल का वेट ही नहीं करते हैं, पहले बीच में हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ था, अब क्वार्टरली रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं, ताकि हम लोग टाइम पे ही चीजों को चेंज कर पाए। कुछ अगर बीच में कमी रह रही है तो हम लोग पूरे साल का वेट ना करें कि साल के बाद रिजल्ट आएंगे और तब डिसीजन लें। तो अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, क्वार्टरली रिजल्ट लाने लगे हैं, इवन कुछ तो मंथली भी लाने लग गए हैं। ठीक, तो मान लो अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें देखा जाता है कि हमारे क्या टारगेट्स हैं, हमने कितना अचीव किया है, कितना डेविएशन। डेविएशन मतलब डेविएशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कि हमने 100 आउटपुट का टारगेट रखा था, हम 110 अचीव कर रहे हैं, 90 अचीव कर रहे हैं। तो जो अगर नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन है तो अच्छी बात है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे के लिए कोशिश करेंगे कि और अच्छा जाए। लेकिन अगर नेगेटिव डेविएशन आता है तो हम उसको कैसे इंप्रूव करते हैं, मतलब कैसे इंप्रूव करना है, क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो दीज यूजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। तो हम इन यूजर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इंटरनल यूजर्स कौन हो गए? एम्प्लॉयज हो गए। ठीक है, जो डायरेक्टर्स हो गए कंपनी के। ठीक, वो सब चीज कौन आते हैं उसमें? इंटरनल यूजर्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स मतलब गवर्नमेंट आ गया, कस्टमर्स आ गए, तो वो सब शेयर होल्डर्स हो गए, तो वो सब एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं कि जिनको भी फर्म के या बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस ये मैंने बेसिक आपको ब्रॉड आइडिया दिया है इंट्रो अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग क्यों जरूरी होती है, क्या होती है। ठीक, तो
क्यों लोग इसके लिए इतने जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक, बाकी आगे चीजें और डीपली स्टडी करेंगे, अभी तो पहली स्लाइड है। ठीक, अब आगे देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, अगर आपको अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन लिखने को आता है तो आपको डेफिनेशन वहाँ कंपलसरी लिखनी है। ठीक है, अगर कई बार वो बेसिक क्वेश्चन दे देते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट अकाउंटिंग, ठीक, या उसको 3-4 क्वेश्चन मिक्स कर 2-3 क्वेश्चन मिक्स कर देते हैं कि एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन अकाउंटिंग साइकिल, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, या कुछ भी है, 2-3 चीजें मर्ज करके एक 20 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। तो आप लोगों को जो आंसर है वो अच्छे से क्लासिफाई करके लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, और कोशिश करना है कि आंसर बड़ा लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में क्या है आपका, ये एक मैंने अमेरिकन इंस्टीट्यूशन का अकाउंटिंग का डेफिनेशन उठाया है। 11th क्लास से बच्चों को यही पढ़ाया जाता है इंडिया में, और बहुत ही प्रिस्क्राइब और बहुत बड़े डेफिनेशन है ये, कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब चीजों को रिकॉर्ड करने की आर्ट, और उनको क्लासिफाई करना, उनको समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, मतलब यहां तक का मतलब क्या, वो क्या बना इसका, कि आपको जो रिकॉर्ड करने की कला है, इसको फाइनेंशियल, ये लिखा ना इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को मनी की टर्म में कन्वर्ट करके उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एक कला है। ठीक है, इन पार्ट ऑफ लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक, उन सब को जो भी आपके बिजनेस, देखो आप कोई भी बिजनेस है तो वहां पे ट्रांजेक्शन होती है। ठीक, बिना ट्रांजेक्शन कोई बिजनेस ना तो चलेगा, और वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता बिना ट्रांजेक्शन के। तो आप या तो कुछ परचेज करोगे या सेल करोगे, अगर आप इवन अपना बिजनेस स्टार्ट भी करते हो तब भी आप रॉ मटेरियल तो परचेस करोगे, मशीन इक्विपमेंट परचेस करोगे, रेंट तो भरोगे फॉर्म का, या बिजनेस बिल्डिंग परचेस करोगी। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स होते ही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप उनको किस तरीके से रिकॉर्ड कर दो, सिग्निफिकेंट मैनर में करना होता है। ठीक, उसको रिकॉर्ड करना होता है, क्लासिफाई करना होता है और समराइज करना होता है, तो उस कला को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है, और ये कला ऐसी नहीं आती, इसके लिए स्किल्ड आपको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं जो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से करते हैं। ठीक, तो आगे आगे पढ़ते हैं, और इन्होंने ये लास्ट में बोल ही दिया कि इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स दे रहा, मतलब जो भी आपका रिजल्ट्स भी आता है, मान लो आपने चीजें रिकॉर्ड करी पूरे साल, फिर लास्ट में जो आपका बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस बना, आपको ये इंटरप्रेट मतलब आगे कम्युनिकेट भी करना है। जो आप कहाँ पे कम्युनिकेट करना है, स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, तो ये पूरा आपको बहुत अच्छा डेफिनेशन तैयार करके दिया हुआ है अमेरिकन इंस्टीट्यूट द्वारा। आपको अगर पेपर में लिखना हो तो मेरे तो मानना है कि आप इसको एकदम वर्ड टू वर्ड रट के जाओ। डेफिनेशन अगर कहीं आप, डेफिनेशन में आप बेसिकली मान के चलो कि आप किसी भी टॉपिक का डेफिनेशन लिख रहे हो तो आप प्रेफर करो कि किसी अच्छे बंदे का कोट किया हुआ डेफिनेशन लिखो, उसमें आपके मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और सामने वाले को लगता है कि आपने मेहनत किया, पढ़ के आए हो चीजें, ऐसे हवा में डेफिनेशन खुद नहीं बना रहे। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में अकाउंट्स की डेफिनेशन लिखनी है तो उसको वर्ड बाय वर्ड याद कर लेना, और मेरा मानना है कि यही लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब किन किन चीजों मतलब किस लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो पहला है आपका टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप छोटा बिजनेस चला रहे हो, उसमें 4-5 लोग हैं, तो आप हो सकता है कि वर्बली चीजों को याद रख लो, चीजें आप बहुत इजीली आपको पता हो कि कहाँ से परचेज हो रहा है, कि आपने 2 लाख का परचेज किया, फिर उसको 4 लाख में बेच दिया आपने पूरे साल में, या पूरे महीने में 2 लाख का प्रॉफिट कर लिया, फिर एम्प्लॉयज की सैलरी निकाल के आप 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, आप ओरली चीजें कर ले रहे हो। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉय 400 से 500 हैं, इवन 100 भी हैं, तो आप वर्बली कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर सकता कि एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी है, उनके पीएफ भी कटने हैं, या आपको जो भी, अब 100 एम्प्लॉय कहीं ना कहीं तो वर्क करेंगे ही, मतलब बिल्डिंग है उनका रेंट देना है, और आपके जो इंडस्ट्रीज है उसमें प्लांट एंड मशीनरी लगा हुआ है। ठीक, बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल, हजार चीजें रहती हैं। ठीक, तो आपको सब चीजें मैनेज करके चलनी होती है, तो उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार करना, कि आपका मई के महीने में बिजली का बिल कितना आया था, मई के महीने में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने होते, मई के महीने में आपने सैलरी कितने दी एम्प्लॉयज को, मई के महीने में आपने फ्यूल पे कितना खर्चा किया, रॉ मटेरियल पे कितना खर्चा किया, परचेज कितना किया, सेल कितना किया,
प्रॉफिट कितना अर्न किया, तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा, तभी आप चीजें अच्छे से इवेल्युएट कर पाओगे, अपना प्रेजेंट पोजीशन पता कर पाओगे, फ्यूचर में आपको कहाँ जाना है, उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। अगर आपको प्रेजेंट अपनी पोजीशन नहीं पता था, फ्यूचर के प्लान नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अकाउंटिंग में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, ताकि हम लोग अपनी प्रेजेंट पोजीशन पता लगा सके और फ्यूचर में आपको कैसे जाना है वो भी लगा सकें। उसके अलावा इसका पार्ट आ जाता है एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉसेस। हम लोग पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार करते हैं और फिर टाइम टू टाइम, जैसे मैंने आपको बोला कि आजकल जो बड़ी कंपनीज है वो क्वार्टरली अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस है एनालाइज करती हैं। ठीक है, इवन बैंक्स भी आजकल प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली शो करने लग गए हैं। ठीक, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी यहाँ एक्सप्लेन कर ही दिया कि आपको अपनी प्रेजेंट पोजीशन पता होगी तभी आप फ्यूचर का प्लान कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट पोजीशन मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपकी जो फर्म है वो कितना वर्थ रखती है, उसकी मार्केट वैल्यूएशन क्या है। चलो मार्केट वैल्यूएशन भी रहने दो, तो आपके पास असेट्स कितने हैं अभी इन हैंड, आपके पास स्टॉक कितना है, आपके पास आप प्रोडक्शन कितना कर रहे हो, आपको सेल कितना करना है। ठीक, बेसिकली आपका प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है। ठीक, तो वो सब फाइनेंशियल पोजीशन में आता है कि आपके पास कितना अभी वर्थ है, आपकी कंपनी की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है आपके फर्म की। ठीक, जो हमारा चौथा, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। हाँ, आपका हमारा हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। अब मुझे लगता है आप लोग खुद ही समझ गए होंगे इसका मतलब, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ वेरियस यूजर्स कौन है, स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, जो रिकॉर्ड्स है, वो किस लिए आप तैयार कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो वेरियस यूजर्स हैं, हम सबको उनको अपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी अपने रिकॉर्ड्स हैं वो शो कर सके। इवन बैंक्स भी अगर आप देखोगे तो स्टेक होल्डर में आते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली फर्म्स ने बैंक से लोन लिया होता है, और जो भी बिजनेस बैंक से लोन लेते हैं उन्हें टाइम टू टाइम अपने जो बैलेंस शीट्स होती हैं, जो भी आपका स्टॉक रहता है, अगर आपने स्टॉक के ऊपर लोन लिया है तो हाइपोथिकेशन बोलते हैं उसको, चलो वो सब डीप में नहीं जाएंगे, तो आपको बैंक्स को भी अपने स्टेटमेंट देने होते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, और इवन अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो वो आपके प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट लेते हैं अगले 3 साल की, कि आप अगले 3 साल में अपने बिजनेस को कहाँ देखते हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। आप कल को चाहे अपना बिजनेस खोलो या आप किसी और में काम करो, तो वहां पे अकाउंटिंग जो है एक बहुत बड़ा पिलर होता है बिजनेस को चलाने के लिए। अगर आप अकाउंटिंग पे ध्यान दोगे तो आप अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, आप अपने जो खर्चे हैं आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कहाँ पे आपके अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं या कहाँ पे ओवर कॉस्टिंग हो रही है, तो उन सबको आप कम कर सकते हो। ठीक है, अगला है टू असिस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को चलाने के लिए, जो मैंने बोल भी दिया आपको कि कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए भी काम आता है। ठीक, कि आप कहाँ पे ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो उसको आप एनालाइज करके थोड़ा कम कर सकते हो, या फिर मैनेजमेंट में कि आप ये चेक कर सकते हो कि अभी जैसे मैंने बताया था कि आपने जो प्लान किया हुआ है और अभी जो एक्चुअल है उसके बीच में क्या डेविएशन आ रहा है। अगर डेविएशन नेगेटिव आता है आपका, तो उसमें हम क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, तो मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए भी अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल होता है। वरना आप खुद सोचो कि आप कोई प्लान बना लो। ठीक है, आप अप्रैल में, अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च रहता है। ठीक है, आप अप्रैल में एक प्लान बनाओ कि हमें इस बार जो अपना कंपनी का प्रॉफिट है वो 10 करोड़ करना है, तो आप वेट थोड़ी करोगे मार्च 2023 आने, मतलब मार्च जो भी आपका 24 है 25 है, मार्च एंड आने का कि 31 मार्च आएगा तब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे और तब चेक करेंगे मैं 10 करोड़ प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। ऐसे तो कोई फर्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, वो तो फिर आप ये मान लो कि हवा में तीर चला रहे हो। तो फर्म्स क्या करती हैं कि कुछ फर्म्स क्वार्टरली अपने आप को एनालाइज करती हैं कि अप्रैल में जून गया तो एनालाइज कर लिया कि कहाँ पहुंचे। मतलब मान लो 10 करोड़ है तो आपको 4 महीने में 2.5 करोड़ तो करना चाहिए ना, तो 2.5 करोड़ में से कितना हुआ। अगर मान लो 2.5 में से आपका 2 ही करोड़ हुआ
तो अब बाकी जो आधा मतलब 50 लाख रह गया वो आपको अगले क्वार्टर्स में कवर करना पड़ेगा, तो टारगेट्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही रीजन होता है जो 31 मार्च आते आते सभी फर्म्स के टारगेट बढ़ जाते हैं और सब लोग 31 मार्च आते आते, क्योंकि जो पूरे साल अगर बैकलॉग्स रहते हैं, मतलब जो आपने टारगेट सेट किया होता है वो सब नहीं चल रहे होते, तो मार्च आते आते सबके प्रेशर हो जाता है कि टारगेट्स पूरे करने हैं साल के। ठीक, चलिए ये था हमारा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। अब अगला है हमारा स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको स्टार लगा लेना। ये स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग आपका शॉर्ट नोट्स में आ जाता है कई बार, ठीक है, 5 नंबर में 10 नंबर में, कि एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। ठीक, तो इसको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ, एक एक स्टेप अच्छे से, ठीक, अच्छे से सुनना, आपको बहुत इजीली अच्छे तरीके से समझ आएगा। पहला है आपका आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इवेंट, कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फाइनेंशियल इवेंट या ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक फर्म ने 2 चेयर और एक टेबल खरीदे। बिजनेस में एक बिजनेसमैन ने एक टेबल और 2 चेयर खरीदे, तो अब वो इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करेगा। पहले वो अपने बुक्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर ये नहीं लिखेगा कि मैंने 2 चेयर ली और एक टेबल ली, वो लिखेगा कि मैंने एक चेयर 5,000 रुपए की थी, तो मेरा फर्नीचर एंड फिटिंग, ये एक हेड रहता है अकाउंट्स में, असेट्स के अंदर, तो मैंने वहां पे एक चेयर मेरी 1,000 रुपए की थी, तो मैंने 2,000 रुपए की चेयर्स ली हैं, और एक टेबल 5,000 रुपए की थी, तो वो अपना फर्नीचर एंड फिटिंग में 7,000 रुपए ऐड कर देगा। ठीक है, भले ही वो आगे सब हेड्स बनते हैं, सब हेड्स में डाल देगा कि चेयर इतने की है, टेबल इतने की है, लेकिन जो बैलेंस शीट आएगा, बैलेंस शीट में आपका फर्नीचर एंड फिटिंग में 7,000 रुपए ऐड हो जाएगा। तो वहां पे पहले हमें उसको ट्रेस करना है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट क्या हुआ है, कि जैसे हमने चेयर परचेज की। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एक इवेंट हुआ है कि चेयर परचेज किया है, टेबल परचेज किए हैं, तो अब उसको मेजर करेंगे। ट्रांजैक्शन को मेजर कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया कि वो कभी भी ऐसा नहीं लिखेगा कि 2 चेयर प्लस एक टेबल, वो इसको इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करेंगे कि 1,000 रुपए की चेयर थी, 2 चेयर 2,000 रुपए की हो गई है, और एक टेबल 5,000 रुपए की हो गई है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, पहले हमारा पहला स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन इवेंट हुआ है फाइनेंशियली। ठीक है, अगर मान लो कि ए फर्म है और बी फर्म है, वो दोनों आपस में एक वो बनाते हैं, कोलेब्रेशन करते हैं कि आने वाले 5 साल में हम लोग अपना बिजनेस जो है 1 लाख से 10 लाख ग्रो करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है नहीं हुआ, तो हम इसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, वो यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। इन्होंने भी कमिटमेंट दिया है, अभी हुआ कुछ नहीं है वहां पे। ठीक है, लेकिन जब यहाँ टेबल चेयर परचेस कर रहे हैं तो वो इवेंट सक्सेसफुल हो गया, उसके प्रॉपर बिल्स बनेंगे, वो रिकॉर्ड्स में लगेंगे। यहाँ पे अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ये जो स्टेप है वो यहीं पे ही छूट जाएगा। ठीक, तो अगला स्टेप क्या है कि मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे हमने जो टेबल चेयर्स थे उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट कर लिया। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जो ये ट्रांजेक्शन है इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग जर्नल और लेजर में। ठीक है, जो हमारा रिकॉर्डिंग का काम है वो चीज हम करते हैं जर्नल में और लेजर में। मीन बेसिकली जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर उसको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई होता है हमारा लेजर में। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई किया कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको हम मनी की टर्म में चेंज कर सकते नहीं कर सकते। दूसरा उसको मेजर करेंगे कि हमने जो चीज ट्रांजैक्शन किया है उसको मनी की टर्म में चेंज करना है अपने को। फिर उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जर्नल कैसे बनाते हैं, क्या होता है उसका फॉर्मेट, क्या होता है जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कैसे करते हैं, वो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी बस आप इतना समझो कि जर्नल जो होता है वो सबसे पहला स्टेप होता है काउंटिंग प्रोसेस का, मतलब पहला तो इसी का थर्ड आ रहा है। ठीक, लेकिन जो हम रिकॉर्ड करते हैं जहां से बुक्स बनना स्टार्ट होती हैं, ठीक है, क्योंकि पहले तो आप देखो तो वर्बली है कि कोई ट्रांजेक्शन होना चाहिए, उसको मनी के टर्म में चेंज किया, लेकिन अब जब बुक्स में लिखने जाएंगे तो पहला एंट्री कहाँ पे होगी, जनरल के अंदर। फिर जनरल से वो एंट्री कहाँ जाती है, उसको क्लासिफाई करते हैं कि अलग अलग सब हेड्स में डालते हैं उनको।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेजर। फिर उसको समराइज करते हैं, क्योंकि हम आपने अलग अलग सबके अकाउंट्स में डाल दिए, सबके इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए, फिर उसको वापस से समराइज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आता है हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस भी आता है, और लास्ट में आता है अपना बैलेंस शीट। ये सब चीजें हमारा साल के एंड में बनता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट। ठीक, ये सब चीजें आपके आने वाले जो यूनिट्स हैं उसमें कवर हैं, तो हम लोग जब आएगा तो उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसका थ्योरी भी करेंगे। अभी मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि जब आप वो यूनिट्स कवर करें तो आपको चीजें पता रहे कि जनरल पहले आता है, लेजर बाद में आता है, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल से बैलेंस शीट बनती है। फिर जब प्रोसेस खत्म होता है तो जो बैलेंस शीट निकल के आती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है, उसको हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, और जो उसको डाटा होता है उसको इंटरप्रेट मतलब अपने हिसाब से चीजों को कन्वर्ट करते हैं कि हमारा पिछले साल बैलेंस शीट में ये रिकॉर्ड था, अभी ये है, हमारे कंपटीटर का इतना है, हमारा इतना है। ठीक, उसको एनालाइज करते हैं और लास्ट में उसको कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स। और यूजर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा स्टेप जो अकाउंटिंग प्रोसेस है। अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप वीडियो को वापस करके वापस से देख सकते हैं, मैंने बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ठीक, और बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी आपको ये नए वर्ड सुनने को मिले होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, जनरल लेजर, वो सब चीज़ें अभी अब आने वाली यूनिट्स में कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो आप सबने सुना होगा, बुक कीपिंग वर्ड कुछ लोगों के लिए नया होगा। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहला है स्कोप। इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे हमने पीछे देखा, पिछले साइड में देखा हमने कि रुको कैसे जाएगा पीछे, तो जो हमारा ये रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग है, ये दो स्टेप्स मतलब आइडेंटिफाई से भी लेके ये जो आधा काम है ये कौन करता है? बुक कीपिंग करता है हमारे लिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग में पूरा आ जाता है, रिकॉर्ड करना भी, क्लासिफाई करना भी, समराइज करना भी, एनालाइज करना भी, इंटरप्रेट करना भी। तो अकाउंटिंग में सब चीजें आ जाती हैं। अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग बड़ा का है और बुक कीपिंग छोटा कंसेप्ट है। ठीक है, स्टेजेस क्या होते हैं? बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है। ठीक, जैसे कि आप, मैं एक आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा एक एग्जांपल के जरिए। तो आप एक हॉस्पिटल लो, हॉस्पिटल में क्या होता है? जो आपका एंट्री लेवल का काम कौन करता है? रिसेप्शनिस्ट करते हैं। हॉस्पिटल ले लो, होटल ले लो, तो वो लोग क्या है? प्राइमरी लेवल पे चीजों को एंट्री करते हैं, डाटा की। ठीक, लेकिन बाद में जो पूरा ओवरव्यू होता है डे एंड का या मंथली जो होता है, उसको कौन देखता है? सेकेंडरी स्टेज में एनालाइज करना कि ये पूरा दिन कितना आपका एंट्री हुई हैं, कितने पेशेंट्स आए हैं, या होटल में कितने आपके जो भी कस्टमर्स आए हैं। ठीक, आपने पिछले महीने कितना आपका टर्नओवर था, इस महीने कितना टर्नओवर है, तो वो सब चीजें कौन देखता है? आपके अकाउंटिंग वाले। बुक कीपिंग का बेसिकली काम क्या? चीजों को एंट्री कर देना और क्लासिफाई करना। जो ब्रॉडर कंसेप्ट है उसको समराइज करना, एनालाइज करना, वो सब कौन करता है? अकाउंटिंग वाले। ठीक है जी, आप बेसिकली देख सकते हो कि जो लोअर लेवल वाला काम है बुक कीपिंग करता है, प्राइमरी काम बेसिक जो थोड़ा उसका हाई लेवल का काम होता है वो अकाउंटिंग वाले करते हैं। इसीलिए नेचर ऑफ जॉब में बोला गया रूटीन और क्लरिकल जॉब होता है ये, और ये एनालिटिकल जॉब होता है। ठीक है, नॉलेज रिक्वायर्ड, सिंपल सी बात है, जब ये बेसिक काम कर रहे हैं तो उसके लिए बेसिक नॉलेज चाहिए। ठीक है, जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नल हो गए, पोस्टिंग हो गए, सब आना चाहिए। ज्यादा कुछ में मुश्किल नॉलेज नहीं चाहिए होती है, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत लोग टैली सीखते हैं, तो जो लोग टैली करते हैं उनका मेजरली काम ये बुक कीपिंग का ही होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहां पे सिर्फ एंट्री करनी है आपको, जनरल एंट्रीज या जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है उनकी जनरल एंट्रीज करनी है आपको टैली के अंदर। ठीक, तो जो बाकी हायर अथॉरिटी होती है वो क्या करते हैं? उनको नॉलेज होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, प्रोसीजर की, प्रैक्टिस की, ताकि वो लोग जो एंट्रिया कर रहे हैं उसको आगे कैसे समराइज करना है, कैसे एनालाइज करना है, ठीक है, कैसे उसको फाइनेंशियल डाटा को तैयार करना है। ठीक, स्किल रिक्वायर्ड, जिसके में कोई एनालिटिकल स्किल नहीं चाहिए होती बुक कीपिंग के अंदर, क्योंकि सिंपल काम होता है। लोग बेसिकली 12th करके, टैली करके या ग्रेजुएशन करके भी इनफैक्ट यहाँ पे लग जाते हैं बुक कीपिंग में। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, जिसके लिए बड़ी बड़ी फर्म्स स्पेशली सीए को ही हायर करती है। वो लोग बुक कीपर के लिए भले ही आपके लिए बीकॉम या मतलब ग्रेजुएट्स को रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ एनालिटिकल या एनालाइज नहीं करना होता, आपको सिर्फ एंट्रिया करनी होती है, डाटा एंट्री का काम होता है। लेकिन जो आपके मेजरली आपको
अगर सीए भी नहीं तो वो लोग स्पेशलाइज बंदे को रखते हैं जो 5 साल 10 साल उस सेक्टर में काम कर चुका है, एक्सपीरियंस नॉलेज चाहिए होती है इसके लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आई होप सबको समझ आ गया होगा टॉपिक बुक कीपिंग अकाउंटिंग। ये आपका 5 नंबर में या शॉर्ट नोट्स में कई बार 10 नंबर में आपका आ जाता है, 10 में तो खैर नहीं आता है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, तो 5 नंबर में शॉर्ट नोट्स के अंदर कई बार ये आ जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, अकाउंटिंग के सिस्टम क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम अब ऑफिशियली नहीं होता है रिकॉर्ड में, तो आपका जो ऑफिशियली चलता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपका डबल एंट्री सिस्टम चलता है। बाकी सिलेबस में है तो मैं आपको सिंगल एंट्री का भी ओवरव्यू दे दूंगा क्या है, कि कल को एग्जाम में आ जाए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और शॉर्ट नोट लिखने को तो आपको पता हो। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। जैसा कि आपने अगर कभी बिजनेस नहीं भी किया तो आपने बैंक की पासबुक्स में भी देखा होगा कि एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट मतलब क्या होता है कि अगर आप पैसे जमा करते हो तो बैंक उसको क्रेडिट में लिखता है, आप पैसे निकालते हो तो उसको डेबिट में लिखता है। मतलब टैली करने के लिए कि आपने बैंक में कितना जमा किया कितना निकाला, तो आपके पास पैसा बैंक में तो खैर क्रेडिट में रहता है, नेगेटिव में तो बहुत वो ओवर ओडीची होता है, वो चलो जाने दो। बैंक में मोस्टली 90% लोगों का पैसा क्रेडिट में ही एक्स्ट्रा रहता है। तो कितना एक्स्ट्रा है, तो जितनी एंट्रीज होंगी उसके हिसाब से आपको, या टोटल क्रेडिट में से आपका डेबिट माइनस करके आपके पास कितना अवेलेबल बैलेंस है वो निकाल लिया जाता है। ठीक है, यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है बिजनेस में भी। बिजनेस में जैसे मैंने बताया लेजर के अंदर आपके इंडिविजुअल अकाउंट्स बनते हैं कि कैश का अलग अकाउंट बनता है। ठीक है, कैश के अलावा फिर आपके डेटर जिनको आप उधार में देते हो, उनका क्रेडिटर्स का जिनसे आप उधार में लेते हो। ठीक है, आपका फर्नीचर का, कैपिटल का जो एक ओनर इन्वेस्ट करता है, सबके अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, तो सबका डेबिट क्रेडिट चलता है। ठीक है, कि कौन पॉजिटिव में है कौन नेगेटिव में है, तो वो सब चीजें बिजनेस में एनालाइज की जाती है। जैसे मैंने बता दिया कि इसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड ऑफ एन इक्वल अमाउंट। ठीक है, इक्वल अमाउंट मतलब क्यों आ रहा है? इक्वल अमाउंट का मतलब जब हम लोग जनरल एंट्री करेंगे तब मैं समझाऊंगा। मतलब चलो मैं बता ही देता हूँ। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो उसके 2 एस्पेक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। कैसे? जैसे कि मान लो कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो मैंने भी पिछले स्लाइड में लिया था कि हमने 2 टेबल 1 चेयर परचेज की, जो हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था, वही वाला मैं दोबारा एग्जांपल उठा लेता हूँ कि मान लो कि आपने 2 टेबल 1 चेयर खरीदी। अकाउंटिंग में उसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे? इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। तो मैंने फाइनेंशियल में कितना बताया था कि हमने कितने के फर्नीचर खरीदा था? 7,000 रुपए का। अब इसका डुअल एस्पेक्ट कैसे करेंगे? डुअल एस्पेक्ट इस तरीके से होगा कि पहली बात आपका फर्नीचर आ रहा है, तो आपका फर्नीचर क्या होगा? इंक्रीज होगा 7,000 से, ये पी बन गया, इंक्रीज होगा 7,000 से। दूसरा, आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो या तो कैश दे रहे होगे या चेक दे रहे होगे। ठीक है, तो आपका अगर कैश में ले रहे हो तो आपका कैश नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो दो फर्क पड़ेंगे ना बिजनेस पे, आपका फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। तो इसको जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? हम जर्नल एंट्री में उसको रिकॉर्ड करते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग, राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही है पर थोड़ा एडजस्ट कर लेना, डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो 7,000 रुपये डेबिट में जाते हैं, 7,000 रुपये क्रेडिट में जाते हैं। बाकी हम लोग जर्नल एंट्री करने लगेंगे तो आपको अच्छे से पूरा फॉर्मेट बना के स्टेप बाय स्टेप सब चीजें अच्छे से सिखाऊंगा मैं। अभी बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से डुअल एस्पेक्ट एंट्री होती है बिजनेस के अंदर। ठीक है, अगला है आपका दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हमें दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने होते हैं और ये कंपलसरी होता है। ठीक है, मिनिमम 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वो जब हम लोग जनरल एंट्री की एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे डबल ट्रिपल कैसे होता है। आपको एक ओवरव्यू देने समझा देता हूँ कि मान लो आपने 7,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। ठीक है, तो वो तो डेबिट में हो जाएगा। आपने जो फर्नीचर वाले है उसको सिर्फ 5,000 रुपए कैश दिए और बोला 2,000 में अगले महीने दूंगा, तो आपकी कैश में एंट्री कितनी हो जाएगी? 5,000 की। तो 2,000 रुपए कहाँ जाएंगे? आपके क्रेडिटर में, कि आपने उनसे उधार लिया है, तो 2,000 रुपए क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे 3 एंट्री होगी ना, लेकिन देखो ऊपर के भी फॉलो हो रहे हैं कि आपके डेबिट और क्रेडिट होने चाहिए। तो आपका जो फर्नीचर है वो डेबिट में इंक्रीज हो रहा है और क्रेडिट में आपका कैश डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर बढ़ रहा है, तो आपके दोनों इंपैक्ट पड़ रहे हैं। टोटल देखो, टोटल बराबर होगा आपका 7,000 और 7,000। तो आपके देखो ऊपर वाले डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इक्वल अमाउंट से हो रहा है। ठीक है ना, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है,
अकाउंटिंग इक्वेशन शुड नॉट बी वायलेटेड। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा क्या बोलता है कि असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये वॉलेट नहीं होना चाहिए। आपकी हर ट्रांजैक्शन के बाद ये टैली होना चाहिए। जैसे कि मैं यहां देखूं तो आपने अगर मान लो फर्नीचर कैश में लिया तो क्या होगा, आपका 7,000 से फर्नीचर बढ़ेगा, वो भी असेट में आता है, 7,000 से कैश कम हो जाएगा, तो आपका वापस टैली हो जाएगा। मान लो आपका असेट 1 लाख का था और ये ऑलरेडी 1 लाख का था, तो यहाँ 7,000 बढ़ेंगे भी कम हो जाएंगे तो वापस आपका कितना हो जाएगा, 1 लाख का हो जाएगा। तो ये आपका टैली रहना चाहिए हर ट्रांजेक्शन के बाद। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपना सिंगल एंट्री सिस्टम पे। सिंगल एंट्री सिस्टम अब यूज नहीं होता। बेसिकली ये जो यूज होता था वो जो स्मॉल बिजनेसेस होते थे वो लोग यूज करते थे कि वो पूरे साल अकाउंटिंग का खर्चा ना हो, तो साल खत्म होने के बाद एक बारी में सारे बिल्स सीए को दिखाए, उनसे रफली बैलेंस शीट बना लिया करते थे कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, उसके हिसाब से रिटर्न फाइल कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब ये सब चीजें बंद हो चुकी हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइन से प्रॉपर आपको डबल एंट्री ही फॉलो करना है। सिंगल एंट्री स्मॉल बिजनेसेस फॉलो करते थे पहले, उसमें क्या अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स नॉट रिकॉर्डेड फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, दोनों, कई बार क्या होता मतलब जैसे कि वो सारे परचेज के बिल दिखा दिए उन्होंने एक बारी में, और यहाँ पे साल खत्म होने के बाद सीए से अपनी बैलेंस शीट तैयार कर ली। ठीक है, आइदर ओनली वन एस्पेक्ट रिकॉर्डेड और बोथ, मतलब यहाँ पे क्या है कि वो दोनों भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट, या सिर्फ डेबिट कर लें या सिर्फ क्रेडिट कर लें। ठीक है, तो ये रिलायबल नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर रखा है। ठीक, बस ये आपके सिलेबस में था तो इसलिए आपको समझा दिया। बाकी जो ऑफिशियली आपको डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करना पड़ता है एज पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है, अगर आपको पेपर में आएगा तो समझाने आपको दोनों ही पड़ेंगे कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग में, डबल एंट्री होता है और सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, अगला चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ अकाउंटिंग। एप्लीकेशंस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि आपको ये अकाउंटिंग जो हम लोग सीख रहे हैं, टाइम से बात कर रहे हैं, इसको अप्लाई कहाँ करना है। पहला, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, खुद ही समझिए होगा इसका मतलब कि जो भी आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है प्रेजेंट में, पास्ट की भी इनफैक्ट दिखाता है। पास्ट में अपने अकाउंट्स फॉलो किए होंगे, अकाउंट्स बनाए होंगे कंपनी के, तो पुरानी आपके जो पोजीशन थी और अभी परफॉर्मेंस क्या है, तो उसको उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम लोग डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपको अगला आ ही गया, प्रोवाइड असिस्टेंट टू मैनेजर, तो मतलब मैनेजमेंट को आगे फ्यूचर में डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है अकाउंटिंग की मदद से। ठीक है, फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी। तो आप किससे कंपेयर करते हो, दो चीजों से कंपेयर करते हैं। पहला, आप अपने ही पिछले साल से कंपेयर करोगे, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे, हम पहले कहाँ स्टैंड करते थे, अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब पीछे से अब तक मतलब वही लगा लो, पास्ट से प्रेजेंट में आए, अब फ्यूचर में आपको कैसे जाना है, मतलब क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके लिए कंपेरेटिव स्टडी होता है। दूसरा कंपेरेटिव स्टडी क्या होता है, अपने कंपटीटर से, कि आपके कंपटीटर क्वार्टरली कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, आप कितना कर रहे हो, कम क्यों आ रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग जो होता है हमारा कंपेरेटिव स्टडी करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला है हेल्प्स इन सेटलमेंट इन टैक्स लायबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा लीगल ऑब्लिगेशन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि टैक्स लायबिलिटी को रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो करना। अगर वो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर नोटिस आ जाता है, आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि टाइम टू टाइम टैक्स लायबिलिटीज को पे करना। ठीक, इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ही अलग बना देती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बोलते हैं उसको, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही अलग बना देती है। ठीक, ताकि वो लोग अपने बिल्स और जो भी आपके खर्चे हो गए, एक्सपेंडिचर्स हो गए और टैक्स भरना, वो अपने आप ही चीजों को फॉलो करते रहे। ठीक, हेल्प्स इन रेजिंग लोन। वही मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया भी था कि अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो आपको अपने जो करंट है और पास्ट है वो बैलेंस शीट तो देनी है, आपको फ्यूचर के भी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बोलते हैं उसको। क्या फ्यूचर में 3 साल बाद अपने बिजनेस को कहाँ देखते हो, तो वो भी आपको बिजनेस में जमा करना होता है। ठीक है, रेजिंग लोन हो गया, अगर आपका लोन चल रहा है तो आपको टाइम टू टाइम अपने स्टॉक्स की वैल्यू जो होती है, बैलेंस शीट्स होती हैं, वो सब आपको बैंक में भी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है कि आप पास्ट में कहाँ पे थे, प्रेजेंट में कहाँ पे, और फ्यूचर में आपको कैसे ग्रो करना है और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, तो डिसीजन मेकिंग में भी आपको अकाउंटिंग हेल्प करती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी, जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आप अगर 4-5 लोग का बिजनेस चला रहे हो
तो हो सकता है कि आप पूरे साल का जो डाटा है आप ओरली याद रख लो कि आपने यहाँ परचेज किया था, यहाँ सेल किया था, यहाँ खर्चे किए थे, तो ये सब हुआ था। लेकिन आप 1000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो या आप 100 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, सब चीज़ें ओरली या मेमोराइज नहीं कर सकते हो। उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए अकाउंटिंग का पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बनाया गया है कि आप ये फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना आपको टैक्स भरने में दिक्कत आएगी, ना सैलरी देने में दिक्कत आएगी, ना प्रॉफिट निकालने में दिक्कत आएगी, और ना ही आपको हेल्प इन बिजनेस वैल्यूएशन, मतलब वैल्यूएशन बिजनेस निकालने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये आपके एप्लीकेशंस हैं अकाउंटिंग के, इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। अगला है हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, हर चीज के अगर फायदे होते हैं, मतलब प्रोज होते हैं, तो कॉन्स भी होते हैं। तो अकाउंटिंग के क्या नुकसान है? अकाउंटिंग इज नॉट प्रिसाइज। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर लेते हैं कभी कभी, कि अपने, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि दिल्ली में बीएसईएस है, दिल्ली का ही नहीं, जैसे आप कभी भी देख लोगे जो आपको जल बोर्ड रहते हैं, मतलब जो पानी सप्लाई करते हैं, ये बीएसईएस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। ठीक, तो आपने देखा होगा मेजोरिटी स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो लॉस में चल रहे हैं। आप ये चीज कभी, सॉरी, आप ये चीज कभी इमेजिन कर सकते हो कि जो आप घर घर बिजली प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप लॉस में कैसे जा सकते हो? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वो गलत दिखा रहे हैं, मैं मतलब बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि अगर कि किस तरह से लोग चीजों को मॉडिफाई करके अपने आप को, अपनी फर्म को लॉस मेकिंग दिखा देते हैं ताकि गवर्नमेंट से सब्सिडी मिले। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक नेसेसिटी है, नेसेसरी एक तरह से बोल सकते हो कि थिंग है या एलिमेंट है जो आपको प्रोवाइड करना ही है सोसाइटी को, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो जो कुछ, चलो आपको नाम नहीं लेना चाहिए बीएसएस किसी भी चीज का, लेकिन मैं आपको बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, जल बोर्ड हो गया, वो लोग क्या करते हैं कि चीजों को मैनिपुलेट करके दिखाते हैं। अगर हम बीएसएस का भी नया एग्जांपल लें, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बिजनेस है एबीसी, ठीक है, उसको बिजनेस रन करना है, वो मतलब उसको बैंक से वो लेना है, लोन लेना है, तो वो चाहे अपने एक्सपेंडिचर्स को अकाउंट्स में दिखाए, ना सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाए, अपने आप को अच्छा दिखाए, 2-3 सालों पे बैंक से लोन अप्रोच करे। ठीक है, तो वो चीजें भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे, ये भी अफेक्टेड विंडो ड्रेसिंग मैनिपुलेशन। ठीक, कुछ लोग जो होते हैं अपने जो मार्केट में शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपना प्रॉफिट हाई दिखाते हैं कई बार। ठीक, एक हमारा लिमिटेशन क्या अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग जो है हिस्टोरिक वैल्यू पे चलता है। हिस्टोरिक वैल्यू पे चलता है मतलब कि आपने 2010 में कोई बिल्डिंग अगर आपने 2 करोड़ की ली थी अपने बिजनेस के लिए, बड़ी बिल्डिंग आपने तैयार की 2 करोड़ की, आज उसकी, तो ये लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अप्रिसिएशन करते हैं। मान लो अगर 5% अप्रिसिएशन कर रहे हो, 10% अप्रिसिएशन कर रहे हो, तो 2025 में आपकी वैल्यूएशन भले ही जो एरिया है उसके हिसाब से भले ही आपकी जो वैल्यूएशन है वो आपकी 100 करोड़ हो जाए, लेकिन जो बिजनेस है जिसमें उन्होंने परचेज किया, हिस्टोरिक वैल्यू है, उस पर थोड़ा सा प्रेशर लगा के उसको उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है ऑन रिकॉर्ड। हाँ, जब उसको सेल करेंगे तो प्रॉफिट में आएगा वो, नो डाउट, लेकिन उसकी वैल्यूएशन अकाउंट्स में जो आपने परचेज किया हिस्टोरिक वैल्यू उस पर दिखाया जाता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। जो आपका अगला टॉपिक भी है, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, जिसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा किसी भी चीज के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक, अब रॉ मटेरियल जो है आपने 100 रुपए में खरीदा, ठीक, अगले साल वही रॉ मटेरियल आपको बाहर मार्केट में 120 का मिल रहा है, लेकिन आपने 100 में खरीदा, तो आप एंट्री उसकी 100 में ही रखोगे अपने अकाउंट्स में। भले ही जब आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सेल करो 200 रुपए का, तो आप उस 100 रुपए का प्रॉफिट दिखाओगे, लेकिन आपने जिस प्राइस पे परचेज किया है आपको बुक्स में वही प्राइस पे दिखाना पड़ेगा एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, लास्ट, क्योंकि मैं ये आपको पहले विंडो ड्रेसिंग और मैनिपुलेशन बता चुका हूँ कि कुछ फर्म्स होते हैं मैनिपुलेट करते हैं अपने प्राइसेस को ताकि बैंक से लोन ले सकें या फिर अपने शेयर्स प्राइस मार्केट में इंप्रूव कर सकें, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, इन शॉर्ट मार्केट में मैनिपुलेट करते हैं डाटा को। अगला क्या है, लास्ट टॉपिक क्या है हमारा लिमिटेशन अकाउंटिंग का, इग्नोर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन बोले तो
कि आपके स्टाफ मेंबर कितने एजुकेटेड हैं, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितना अच्छा है, ठीक है, आपने जो मशीनरी ली हुई है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ठीक। तो वो जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो अकाउंटिंग में कहीं पे पेपर में रिकॉर्ड में नहीं होते। अकाउंटिंग जो होता है वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी ही चीजों को रिकॉर्ड करता है। तो ये एक अकाउंटिंग का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये लिमिटेशन बोल सकते हो आप, अकाउंटिंग का बहुत बड़ा लिमिटेशन है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने आज के टाइम पे क्या है मैं बता देता हूँ उसमें आगे। इसीलिए आज के टाइम पे जो है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है इसके अब सब हेड्स ले आए हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग ले आए, फाइनेंस अकाउंटिंग ले आए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ले आए, ठीक है। तो वो ये सब चीजें क्या है कि अकाउंटिंग के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको पूरा करने के लिए या उनको थोड़ा और इम्प्रोवाइज करने के लिए कि इन चीजों को हटा सके, इसके नए नए अकाउंटिंग के नए नए ब्रांचेस ले आए, ठीक। चलिए आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही मेरे सेशन आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे आगे आने वाले सेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो भी आपके दोस्त हैं इग्नू से एमबीए कर रहे हैं उनके साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करें ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपके साथ साथ उन तक भी पहुँचे और उनके भी एग्जाम्स में आप हेल्पफुल रहे। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।